देश को जवाब दो में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। बातचीत के इस सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार मैं फिर से हाजिर हूं। कोरोना ने बहुत कहना चाहिए कि एक तरह से दुख परेशानियां दी हैं। उसकी तकलीफें अभी कम भी नहीं हुई थी, मायूसी अभी छटी ही नहीं थी कि ब्लैक फंगस ने दस्तक दी। और इसी के बीच में सवाल यह भी आया कि तीसरी लहर की तैयारी कैसे लेंगे। इन तमाम सारे सवालों के बीच में तकलीफें जो थी देखते देखते इतनी मायूसी आई कि हम सारे लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत डर भी गए। और ये डर जो है ये और कैसे इस पर काबू पाया जाए, कैसे इससे निपटा जाए, किस तरह से इसको टैकल किया जाए, एक सवाल बन गया। और इसके लिए आज हम अपने जो पैनल है उसमें आज हम कुछ लोगों को शामिल करेंगे, डॉक्टर्स को, सो दैट कि आप इससे इस सवाल से रूबरू हो सकें। लेकिन ये सच है कि एक के बाद एक जिस तरह से तकलीफें आईं और मायूसी के बादल सामने छाए, उससे उबरने के लिए सवाल यही था कि किसी तरह से इनसे सवाल पूछे जाएं और सवाल जो है देश के सामने लाए जाएं। तो देश को जवाब दो में आज जो पैनल हमारे साथ है उसे मैं आपका तारुफ कराना चाहूँगा, मिलाना चाहूँगा। उसके बाद एक एक करके सवालों के लिए हम आगे बढ़ेंगे। जो हमारे साथ आज डॉक्टर्स मौजूद हैं उसमें डॉक्टर रोहित गर्ग मनोचिकित्सक हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। एक बार आप भी पहले भी आए हैं और आज एक बार फिर हमारे साथ रूबरू हो रहे हैं बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर सतजोत गिल हमारे साथ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जुड़ रही हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर सतजोत हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। बहुत सारे सवाल हैं, लोगों को लगता है कि कैसे इनसे निपटा जाए। घर के अंदर 2 साल होने को लगभग आ ही रहा, 1.5 साल तो हो ही गया, कि जिसमें लोगों को लग रहा है कि घर के चार दीवारी के अंदर रहते रहते बहुत सारी तकलीफें और बहुत सारी परेशानियां, मायूसी है। तो उस पर आज हम बात जरूर करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी इंटरनल मेडिसिन से जुड़ रही हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब एक बार फिर से समय देने के लिए, थैंक यू सो मच डॉक्टर स्वाति। डॉक्टर सरद चंद हमारे साथ न्यूरो सर्जन एम्स से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत सारे सवाल हैं ब्लैक फंगस को लेकर और इन सारे सवालों को जवाब के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सरद चंद, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है पटना मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर SN सिंह साहब। थैंक यू सो मच डॉक्टर सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सोच सकते हैं बहुत सारे लोग जो आम तौर से जुड़ते हैं प्रोग्राम में उनको लगता है कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट का क्या मतलब होता है, कौन सी क्या चीज़ है। दरअसल ये जो वायरस है, जो फंगस है, जो फफूंद है जिसको ब्लैक फंगस कह रहे हैं, उसके जो असर है हम सारे के ऊपर और जो बीमारी है उसके बीच के जो तार हैं ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट ही बताते हैं। और वही हमारे साथ आज मौजूद हैं। डॉक्टर सिंह, मैं आपसे ही जानना चाहता हूं क्योंकि एक एक करके मैं डॉक्टर रोहित गर्ग और डॉक्टर सतजोत गिल के पास आता रहूंगा और उनसे निदान के लिए पूछता रहूंगा। ये जानना चाहते हैं लोग डॉक्टर SN सिंह साहब कि ये जितने जो ये वायरस है, कोरोना वायरस, हम ब्लैक फंगस में आए उससे पहले कोरोना वायरस पे, कि जो म्यूटेशन हो रहा है, लगातार म्यूटेशन हो रहा है और इस पे तमाम सारे लोगों की नजर है, बातचीत है। थर्ड वेव को लेकर कितना बड़ा खतरा सामने मौजूद है और ये इसको लेकर क्या कुछ किया जाना चाहिए, ये तैयारियों के तौर पर ये सवाल लोगों के सामने है। मैं डॉक्टर सिंह आपसे जानना चाहता हूं, इसके बाद कि मैं ब्लैक फंगस पे आपसे पूछूं। डॉक्टर सिंह, सबसे पहले हम लोगों को जो TTT है कि पहले टेस्ट करें, फिर उसके बाद टेस्ट करें, आइसोलेट करें और ट्रीट करें। जितना फास्ट होगा उतना ही अच्छा है और उसके लिए तुरंत हम लोगों को ऐसी विधियां अपनानी चाहिए जो कि तुरंत हम लोगों का हो जाए, टेस्टिंग हो जाए और हर एक चौक चौराहे सब जगह हो, ये होना चाहिए। आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं कि RT-PCR पे बहुत जोर दे रहे हैं। उसमें ये तो टेस्ट तो ठीक है लेकिन इसमें थोड़ी लेट हो जा रही है रिपोर्टिंग में। जब तक से 4-5-6 दिनों में रिपोर्ट आता है तब तक वो कोरोना का पेशेंट रहता है और वो संक्रमित कर देता है बहुतों को घूम के। इसीलिए फास्ट वो जैसे रैपिड एंटीजन जब आया हम लोगों का, तो रैपिड एंटीजन बहुत अच्छा टेस्ट है, दोनों के सेंसिटिविटी लगभग बराबर है। और आजकल देखा जा रहा है कि RT-PCR में जेनेटिक वेरिएशन हो रहे हैं, इसीलिए RT-PCR की सेंसिटिविटी थोड़ी घट गई है क्योंकि जेनेटिक चेंजेस के कारण रैपिड एंटीजन पॉजिटिव हो जाता है, RT-PCR नेगेटिव हो जाता है। दिस इज बिकॉज ऑफ जेनेटिक म्यूटेशन, जेनेटिक चेंजेस के चलते। इसलिए हमको रैपिड एंटीजन पे भरोसा करना होगा और रैपिड एंटीजन के सहारे ही हम लोग गांव-गांव में टेस्टिंग करके सबों की पहचान कर लेंगे। और जैसे कि यूपी में चल रहा है हमारा, ये डॉक्टर साहब बहुत अच्छा सजेशन है आपका। ये डॉक्टर साहब
डॉक्टर साहब ये पॉइंट जो है आपका, इस पे गौर करने लायक है कि रैपिड एंटीजन टेस्ट की तरफ ज्यादा बढ़ना चाहिए हमको। निश्चित तौर से ये जो चर्चा है आज, ये सही प्लेटफॉर्म तक पहुंचेगी और वहां पर इस पर जरूर चर्चा होगी। एक बात और लोग जानना चाहते हैं डॉक्टर एसएन सिंह साहब, और वो ये कि जो ब्लैक फंगस है और उसका डर, उसका खौफ बहुत ज्यादा है। इस वक्त चर्चा सबसे ज्यादा, कोरोना से ज्यादा चर्चा ब्लैक फंगस को लेकर है। और कोरोना से ब्लैक फंगस के तार, अगर स्टेरॉइड की बात करें या उसके बाद कहें कि नहीं साहब जो इम्यूनिटी है वो डाउन है, या एंटीबायोटिक्स जो ली हैं वो, या जो ऑक्सीजन इस्तेमाल हुए हैं वो, इन सबको छोड़ दें, अगर किनारे रखें, तो जो तार जुड़ रहा है कोरोना से, कोरोना के बाद ब्लैक फंगस को लेकर, उस पर कुछ रोशनी या आगे कुछ तथ्य सामने आए हैं, या इस पर हम बात कर सकते हैं, या कुछ जुड़ाव दिखाई पड़ रहा है जिससे कि बहुत सारे लोग जो जिनके अंदर इस बात को लेकर खौफ है वो कुछ कम हो सके? डॉक्टर सिंह। हाँ, ब्लैक फंगस हमारे साथ शुरू से ही रहा है, जुड़ा है, हमारा जीवन साथी है ये। ब्लैक फंगस को हमारे ठेठ देसी भाषा में वो भुआ कहते थे। अचार में भुआ लग गया, रोटी में कहीं पाव रोटी में भुआ लग गया तो उसको हटा दिया। इससे कोई हानि नहीं थी पहले, लेकिन अचानक ये हम लोगों पे हमला कर रहा है। ये अपॉर्चुनिस्टिक फंगाई की लिस्ट में आता है। अपॉर्चुनिस्टिक फंगाई के ब्लैक फंगस है, ये व्हाइट फंगस है, कैंडिडा है, ये तो हमारा साथी है, इसलिए इससे घबराने की बात नहीं है। हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, हो जा रही है, जैसे कोरोना पेशेंट्स में हो रहा है, इसीलिए। लेकिन डॉक्टर साहब पहले तो नहीं था, डॉक्टर साहब सवाल तो ये था, पहले जब डॉक्टर साहब पहले तो नहीं था, पहले भी तो डायबिटीज के केसेस थे, वहां तो नहीं हो रहा था, पूरे साल में शायद 4 या 5 केसेस आते थे। अब तो पूरे देश भर में 5,500 से 7,000 केसेस हैं। मुझे लगता है कि कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर, क्योंकि जितने वो पेशेंट आ रहे हैं वो ऑक्सीजन सिलेंडर पे, वो ऑक्सीजन थेरेपी पे थे ऑलमोस्ट ऑल, तो कुछ ऑक्सीजन में ही घालमेल है। हो सकता है कि वो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन जो हम लोगों ने बहुत मंगाया है, इंडस्ट्री तो वो तो भाई स्टील बनाने के लिए, वो उसमें भी कुछ हो सकता है कि भाई वो ब्लैक फंगस का ज्यादा उसमें ये हो, प्रकोप हो, और वही ऑक्सीजन हम सप्लाई हो गया हो, इसलिए सडन, चूंकि पहली लहर में तो इसका नामो निशान नहीं, तो कुछ कहीं ना कहीं दाल में तो काला है, या हो सकता है कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर है हमारा। डॉक्टर साहब ये जो दाल में काला है, डॉक्टर साहब दाल में जो काला है, इसको आप ही को बताना पड़ेगा और आप ही की कम्युनिटी को ही बताना पड़ेगा। ये दाल का काला जो है हम ही को डर पैदा करता है। ऑफ कोर्स ये आप ही को बताना पड़ेगा, उसके रिलेशन को बताना पड़ेगा। पहली लेयर में क्यों नहीं था, अब क्यों है, अमेरिका यूरोप में केसेस हुए वहां क्यों नहीं आए, ये आपको बताना पड़ेगा, बताना आप ही को पड़ेगा, क्योंकि हम इससे ना तो बच सकते हैं और ना हम डर कम कर पाएंगे, क्योंकि ये साइंटिफिक कम्युनिटी है, साइंटिस्ट और डॉक्टर्स को ही बताना पड़ेगा। मैं डॉक्टर स्वाति, आप कुछ इसमें ऐड करना चाह रही थी? ऑफकोर्स इसके बाद में डॉक्टर शरद चंद्रा के पास जाना चाहूंगा। डॉक्टर स्वाति। डॉक्टर साहब ने बात बोली वो बिल्कुल ठीक है। कहीं ना कहीं एक कारण ये भी दिखाई दे रहा है कि जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन है और जो मेडिकल ऑक्सीजन होता है उसमें भी फेरबदल है, और इसके कारण उसकी क्योंकि प्योरिटी ज्यादा नहीं होती, इस वजह से भी हो सकता है कि म्यूकोरमाइकोसिस ज्यादा फैला। वहीं अगर आप देखें तो भारत जो है इस वक्त 7 करोड़ से ज्यादा लोग भारत में डायबिटीज से पीड़ित है, और आंकड़ा साफ तौर से ये बात बोलता है कि ना केवल डायबिटीज, उसमें से 50 से 70% लोग ऐसे हैं जिनको की अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, यानी कि बहुत सारे हिडन केसेस हमारे भारत में थे जो अभी स्टेरॉइड देने के बाद उजागर हुए हैं, पता चला है। और वहीं आप देखिए, अगर हम ये बात करें कि अमेरिका यूके में तो म्यूकोरमाइकोसिस नहीं हो रही, भारत में क्यों ज्यादा हो रही है? भारत में स्टेरॉइड्स ओवर द काउंटर आसानी से मिलते हैं। अगर आप देखें यूके अमेरिका में, वहां आसानी से आप स्टेरॉइड खुद खरीद करके नहीं खा सकते। वहां जब तक आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे आप इन चीजों का सेवन नहीं कर सकते। और कहीं ना कहीं आप देखिए हमारे जो प्रोटोकॉल्स हैं उनमें भी एक स्पष्टता नहीं थी, उसका भी अभाव जो है हमने देखा कि हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं उनको क्लियर नहीं मालूम था कि कितना स्टेरॉइड यूज करें, नहीं करें, किस स्टेज में करें। तो ये भी कहीं ना कहीं गाइडलाइंस में भी मैं मानूंगी कि कुछ ना कुछ कमी रही। और वहीं जिस तरह से सेकेंड वेव इतनी तेजी से आई कि लोगों में पैनिक इतना ज्यादा आया कि लोगों ने खुद ही स्टेरॉइड खाना शुरू कर दिया, घबरा करके कि कहीं हमारी हालत हमारे दोस्त या हमारे परिजन जैसी ना हो जाए। तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण रहा जिसकी वजह से हम देख रहे हैं। राइट डॉक्टर स्वाति,
राइट डॉक्टर स्वाति, मैं आपकी बात से सहमत हूं। देयर आर मल्टीपल रीजन, एक रीजन नहीं होगा, देयर मे बी अ मल्टीपल रीजन। ये ऑफ कोर्स मैं आपकी बात से सहमत हूं। डॉक्टर शरद चंद्र, मैं आपके ऑफ कोर्स क्लाइमेट भी एक रीजन हो सकता है, मैं भी मानता हूं डॉक्टर शरद चंद्र, लेकिन डायबिटीज का केस नहीं था, फिर भी ब्लैक फंगस हुआ। 15 साल का बच्चा था, ब्लैक फंगस हुआ। और ये जो लिंक अभी तक नहीं जोड़ पाया है कि फर्स्ट वेव में हो सकता है स्टेरॉइड ना खाइए, हो सकता है ज्यादा भर्ती रहे हो, आईसीयू में रहे हो, गैस सिलेंडर्स की बात हो रही है, तमाम तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन अभी भी लिंक नहीं मिल पाना बहुतों को लोगों के लिए यही भी एक डर का कारण है। डॉक्टर रोहित गर्ग, इसके बाद मैं आपके पास हूं। जी, आपने सही प्रश्न पूछा है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यह समझना चाहिए कि ये जो भी ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस जो भी बोलते हैं, ये ऑर्डिनरी ऑर्गेनिजम्स हैं जो हर जगह पाया जाता है। अगर कहीं पे डैम्प कंडीशन है वहाँ पे फंगस ग्रोथ होती है, आपका खाना सड़ गया वहाँ पर भी फंगस ग्रोथ होती है। लेकिन अल्टीमेटली ये ह्यूमंस में ट्रांसफर क्यों होता है? ये देखिए, पहले हम लोग बहुत साल से देखते आ रहे हैं, जैसे कि रीनल ट्रांसप्लांटेशन है, ट्रांसप्लांट सर्जरीज है, ब्रेन में हम एब्सेसेस देखते हैं। जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है उनको ब्रेन में एब्सेसेस हो सकता है। बहुत सालों से हम इनको मैनेज करते आ रहे हैं। आपने कोई सर्जरी किया, वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, फंगल मेनिंजाइटिस हो सकता है। लेकिन यहाँ आप जरूर ठीक बता रहे हैं कि ये लिंक क्यों नहीं जोड़ पा रहे हैं। हो सकता है मल्टीपल लिंक्स हो, मल्टीपल फैक्टर्स हो, क्योंकि कोई भी बीमारी के लिए एक लिंक नहीं हो सकता, मल्टीपल फैक्टर्स हो सकता है। जैसे डायबिटीज है, डायबिटीज के क्या कारण हो सकते हैं? बहुत सारे कारण हो सकते हैं, और एक प्रेसिपिटेटिंग कारण हो सकता है। तो इसमें ऑब्वियसली ये है कि इम्यून सप्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इम्यून सप्रेशन डायबिटीज के वजह से होता है, स्टीरॉयड यूज के वजह से होती है। फिर कोल्ड ऑक्सीजन, डायरेक्टली सिलेंडर से कोल्ड ऑक्सीजन लेना, उस समय बहुत ही डेस्परेट सिचुएशन थी, तो लोग अपने घर में सिलेंडर्स लगा, ये मैं उनको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बट सिचुएशन ऐसी थी कि सिलेंडर्स लगा के वो डायरेक्टली ऑक्सीजन से सिलेंडर से ले रहे थे। ठीक, डॉक्टर साहब आपने सही कहा, मजबूरी थी, क्या करते, मजबूरी थी। डॉक्टर्स ने कहा कि जाइए, ऑक्सीजन आपको घर में ही लेना है और कुछ नहीं कर सकते, होम आइसोलेशन है, आप जाइए, तो क्या करते, मजबूरी थी। तो कोल्ड ऑक्सीजन को डायरेक्टली ना लेके ह्यूमिडिफायर 30 डिग्रीज वार्म करके उसके जरिए लेना चाहिए। इसके अलावा ओरल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, बीटाडिन गार्गल करना चाहिए। अगर लोग बीमार पड़े रहते हैं, बेड में पड़े रहते हैं, तो ओरल हाइजीन पर्टिकुलरली हॉस्पिटल्स में, क्योंकि अपने का कोई नहीं होता है, तो ओरल हाइजीन नेग्लेक्ट हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि अगर वही मास्क बहुत दिनों तक यूज करें, मेरे पास अभी कुछ व्हाट्सएप पोस्ट आ रहे थे जहां एक पेशेंट था मेरा जिनको ब्लैक फंगस हुआ था, उनके डॉटर ने मेरे को एक फोटो भेजा था जिसमें मास्क में कुछ फंगस ग्रोथ हुआ था। तो हो सके अगर लोग उसी मास्क को बहुत दिन तक यूज करें, उसमें भी फंगल ग्रोथ हो सकता है। तो बात है कि फंगल इन्फेक्शन बहुत सारी जगहों से हो सकती है, और हमें हर एक चीज को देख के हर एक चीज को बंद करने की जरूरत है। राइट डॉक्टर साहब, और इसी से फाइट बैक करना। डॉक्टर स्वाति, मैं आपके पास एक क्विक रिस्पांस के लिए आना चाहता हूं, और वो ये कि कैसे ये बात, स्टेरॉइड की बात, आप उस पैनल में मौजूद थी प्रोग्राम में, मुझे याद है पिछले हफ्ते था या उससे पिछले हफ्ते था, स्टेरॉइड की बात कही जा रही थी, और ये बात सच है कि ओवर द काउंटर जाके आप स्टेरॉइड खरीद लेते हैं, हिंदुस्तान में कोई दिक्कत नहीं, देश में, मुल्क में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास प्रिस्क्रिप्शन हो या नहीं। गांव में दिक्कत थी, लोगों ने कहा कि गांव में दिक्कत है, इलाज करना है, इलाज मुहैया नहीं है, सस्ता इलाज, सुलभ इलाज कैसे लाया जाए, स्टेरॉइड लिखिए। ये रीजन कितना बड़ा रीजन हो सकता है, कितना बड़ा फैक्टर हो सकता है अगर मैं ब्लैक फंगस की बात करूं तो? देखिए, फैक्टर जरूर हो सकता है, इसमें कोई भी शक नहीं है। बाकी डायबिटीज और इन सब को छोड़ दें अगर। बिल्कुल, क्योंकि देखिए बहुत सारी बड़ी बात यही है, भारत में डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो ज्यादातर लोग जिसकी तरफ जो है ज्यादा जागरूक नहीं है तो वो भी उसको नजरअंदाज करते हैं, और मैक्सिमम लोगों को मालूम ही नहीं है कि उनको डायबिटीज है। तो इस वजह से, और खास तौर से रिहायशी इलाकों की बात करें, ग्रामीण इलाकों की बात करें, तो वहाँ लोग ज्यादातर इन चीजों को चेकिंग नहीं कराते। ऐसी स्थिति में जब उन्हें स्टेरॉइड्स का सेवन वो करते हैं, तो वो जो हिडन होती है वो पूरी उजागर होकर के बाहर आ जाती है, और
एक चीज और भी है, देखिए अगर आप बात करें तो हमारे यहाँ धूल धक्कड़ ज्यादा है और हमारे यहाँ जो लोग हैं वो भी खेतों में काम करने वाले ज्यादा हैं, और ऐसे में ये फंगस इन जगहों पर ज्यादा होता है, और ऐसे में इनका एक्सपोजर लेवल भी जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ा है। एक तरफ स्टेरॉइड, एक तरफ कोविड, और एक तरफ ये हमारा एक्सपोजर भी जो एनवायरमेंट के साथ हुआ है उसकी वजह से भी अगर आप देखें तो हमारे जो लेवल्स हैं म्यूकोरमाइकोसिस के वो बहुत ज्यादा है। अमेरिका यूके की बात करें तो उनसे हमारा 70 टाइम्स जो है ज्यादा इन्फेक्शन है म्यूकोरमाइकोसिस का। तो बहुत सारे मिले जुले फैक्टर्स हैं, और कहीं ना कहीं हमें अंधाधुंध स्टेरॉइड्स का यूज रोकना ही होगा। हमें एक कारपेट स्ट्रेटेजी की तरह हम नहीं कह सकते हैं कि हर कोई पूरा जो गांव है वो स्टेरॉइड खा ले या हर किसी को हम स्टेरॉइड डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ये गलत होगा। इसके लिए हमें जरूर सोचने की जरूरत है कि हम कैसे स्ट्रेटेजाइज करें कि कौन से लोग होंगे जिन्हें हम दें। राइट डॉक्टर, मैं आपकी बात से सहमत हूं, और इसमें जब मैंने एक दिन बात भी की थी कि पोस्ट कोविड प्रोटोकॉल जरूर बनना चाहिए और उसमें बहुत मॉनिटरिंग की जरूरत है, और किस तरह की दवाइयां दी जा रही हो, कैसे लेनी है, इसके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट एक प्रोटोकॉल लाने की जरूरत है, जैसे अमेरिका और यूरोप में लोगों ने बनाया, लेकिन हमारे यहाँ अभी नहीं है उस तरफ, तो उस पर बहुत ज्यादा गौर करने की जरूरत है। डॉक्टर रोहित गर्ग, एक समस्या यहीं पे आके खड़ी हो जाती है, और अब आप दोनों के पास में सवालों के साथ आना चाहता हूं। शुगर नहीं थी, डायबिटीज नहीं थी, कोविड हुआ उसके बाद अकस्मात मिल गई, और ये चिंता इतनी बढ़ गई कि शुगर के साथ साथ दूसरी और समस्याएं जो आती हैं और भी आ गई। ये अपने आप में कोविड हो गया इतनी बड़ी समस्या कि कैसे निपटेंगे, प्रेशर, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, तमाम तरह की चीजें। और ये बात आपने जब मेरे शो में एक बार कही थी तो मैंने ये कहा था, ये सच में एक बहुत बड़ी बात है कि एक पैंडेमिक जो है मेंटल हेल्थ का भी ना खड़ा हो जाए इस मुल्क में या तमाम जगह, कि जब हम सब जगहों से उबर जाएं तो इसकी तरफ कहीं बढ़ रहे हों। तो ये एक बहुत चिंता का विषय है, कैसे इससे निपटा जाए, इस डर को कैसे काबू में लाया जाए, कैसे इससे सामना करें, ये एक सवाल है। डॉक्टर रोहित गर्ग। देखिए त्रिवेदी जी, सबसे पहली चीज जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि लोगों को ये जो पैनिक क्रिएट हो गया है, ये जो फियर क्रिएट हो गया है, इसको हम लोग फॉल्स फियर कहते हैं। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रू फियर एंड फॉल्स फियर। अगर मैं दिल्ली में सीपी में खड़ा होकर ये कहूं कि शेर तो नहीं आ जाएगा, तो दैट इज एंजाइटी। बट अगर मैं जंगल में खड़ा होकर कह रहा हूं कि शेर तो नहीं आ जाएगा, so that is what I can imagine and understand कि भाई that is है कि कोविड क्या है, ब्लैक फंगस क्या है। आप देखो कि ये जो नाम है, ये ब्लैक फंगस, ये इन इटसेल्फ इट्स वेरी स्कैरी, यू नो, ब्लैक और फंगस। जबकि फंगस जो है हम आम जिंदगी में अपने घरों में सब जगह पे देखते आए हैं, राइट। तो लोगों को ये समझाने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि पैनिक नहीं करना है, फियरफुल नहीं होना है, हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन एंजाइटी डिसऑर्डर एंड जनरल। डॉक्टर साहब, यही तो नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, डॉक्टर रोहित गर्ग, यही तो समझ में नहीं आ रहा कि पैनिक नहीं करना है, हमको समझाना है, हमको समझना, यही तो समझ में नहीं आ रहा है। ये कैसे, हम भी यही कहते हैं रोज यहाँ पे बैठ के, यहाँ पे जब हम शाम को बैठते हैं तो कहते हैं आपको डरना नहीं है, आपको सामना करना है, रोशनी की तरफ देखना है, मशाल जो है उठाए रखना है। कैसे करें, तरीका मैं आपसे जानना चाहता हूं। हाँ जी। तो बेसिकली देखिए, सबसे पहला जरूरी ये है सवाल कि आप जो है एक बेसिक, जब भी आप किसी प्रॉब्लम के सामने आते हैं तो आप उस प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचते रह सकते, आप उसके सॉल्यूशंस के बारे में सोचिए। अगर आपको ये लगता है कि भैया कोविड इज अ प्रॉब्लम, कोविड का एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है, तो आप एक बेसिक सिंपल काम कर सकते हैं कि आप अपने घर पे एक थर्मामीटर और ऑक्सीमीटर तो रख सकते हैं। थिंक अबाउट ए सोल्यूशन कि भाई अगर आपको बुखार हो रहा है तो कम से कम आप अपने आप को चेक करें और अपने आप को करें। आप ये देखिए कि जो मैम ने बात बताई स्टीरॉइड यूज की, मेरे पास एक केस रिपोर्ट आई जहां पे पेशेंट ने 5 दिन की जगह, डॉक्टर ने 5 दिन स्टीरॉइड बताया, उसने डर के मारे 10 दिन स्टीरॉइड खाया, और स्टीरॉइड खाने के बाद उसको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स तक शुरू हो गई। ही स्टार्टेड बिकमिंग मोर अग्रेसिव, जिसको हम स्टीरॉइड इंड्यूस्ड बिहेवियरल प्रॉब्लम्स कहते हैं। तो डर जो है, जो पैनिक जो है, वो हमेशा आपके दिमाग को सॉल्यूशन की तरफ नहीं, एक प्रॉब्लम की तरफ ही लेके जाएगा। तो हमेशा अपना संयम बनाने की जरूरत होती है। और संयम कैसे बनेगा कि उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में हम सोचें। अगर मुझे कोविड हो गया है तो मैं क्या करूं? हॉस्पिटल जाऊंगा, डॉक्टर से बात करूंगा, ऑक्सीजन का इस्तेमाल होगा। अगर कोई थर्ड वेव आने वाली है तो हम उसका सोल्यूशन क्या है?
थर्ड वेव आने वाली है, थर्ड वेव आने वाली है, थर्ड वेव आने वाली है, विल क्रिएट पैनिक। तो थर्ड वेव आने के लिए हमें क्या तैयारी करनी है? हमें ढीलेपन नहीं होना है, हमें मास्क इस्तेमाल करना है, हमें अपनी इम्यूनिटी डेवलप करनी है, जो प्रिकॉशंस गाइडलाइंस आई हुई हैं उनको फॉलो करना है, डिस्टेंस रखना है। दीज आर द थिंग्स। जस्ट पैनिकिंग थर्ड वेव इज नॉट गोइंग टू बी हेल्पफुल। अब म्यूकरमाइकोसिस की जो बात हो रही है, ब्लैक फंगस, जो एक इटसेल्फ नाम ही बड़ा डरावना लगता है, ये फंगस है, ये अपॉर्चुनिस्टिक फंगस है, हमारे सबके साथ में रहती है। सिर्फ दो कारणों की वजह से ये बन रही है। नंबर वन इज जहाँ पे इम्यूनिटी कम हो रही है, सेकंड इज हाइजीन। अगर कहीं पे भी आप 5 की जगह 50 लोगों को खाना शुरू करवा दें और वो किचन 5 लोगों की ही सर्व कर सकती हो, वहां पे भी हाइजीन इश्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी जब तो आप अपना हाइजीन बरतिए, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि बीटाडिन गार्गल्स करें। जब आप अकेले हॉस्पिटल में हैं, आइसोलेशन में हैं, उस समय भी अपने हाइजीन का ख्याल रखें। तो हमें जो है उन सॉल्यूशंस के ऊपर काम करना है, एंड दैट इज हाउ वी विल प्रिवेंट आवरसेल्व्स। उस सिचुएशन में, उस पैनिक सिचुएशन में खड़े होंगे तो उससे हमारी इम्यूनिटी और डाउन हो जाएगी। ऑफ कोर्स, राइट डॉक्टर साहब, मैं बात आपकी समझा और ये इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। लेकिन मैं डॉक्टर सतजोत के पास आना चाहता हूं और सतजोत जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है। जब हम घर में 1.5 साल से बैठे हैं तो मुझको ये भी लग रहा है कि पता नहीं जॉब रहेगा या नहीं रहेगा, पता नहीं आगे क्या होगा, बच्चे स्कूल जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, और अगर नौकरी चली गई तो बच्चों की फीस कैसे देंगे। यहां से सोचना शुरू करते हैं, रात में नींद गायब होती है, और जब रात में नींद गायब होती है तो फिर धीरे धीरे समस्याएं आने लगती है। और इससे कैसे निपटे? और जब आप 1.5 साल से घर में बैठे हैं तो ब्लैक फंगस थर्ड वेव ही नहीं है, अपनी खुद बुनी हुई समस्याएं भी हैं जो कि घर के अंदर ज्यादा तेजी से बढ़ रही हैं और लोगों को दिखाई पड़ रहा है, लोगों ने शेयर करना शुरू भी कर दिया है। डॉक्टर सतजोत, कैसे इससे निपटें और कैसे आइडेंटिफाई करें? या प्रतीक जी, मैं जो डॉक्टर रोहित ने ऑलरेडी कहा मैं उसी पे बिल्ड करना चाहूँगी, क्योंकि ये दोनों चीज़ बिल्कुल अलग नहीं है, ये काइंड ऑफ जुड़े हुए ही क्वेश्चंस हैं। कि अभी मेरे को जो एंजाइटी हो रही है, मुझे जो प्रॉब्लम हो रही है, इज समवेयर रिलेटेड टू माय फॉल्स फेयर। तो मुझे लगता है आज की डेट में ये जो हमारे जो भी एक थॉट्स बन गए हैं, विच इज एक्चुअली नॉट फैक्चुअल थॉट्स, ये थॉट्स का कोई फैक्चुअल थॉट्स नहीं है। जैसे डॉक्टर रोहित ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रहे थे, हम लोगों को एट दिस स्टेज जहाँ पे हम ये सीख रहे हैं कि हमें बेसिक हाइजीन मेंटेन करना है, क्या हम ये भी समझ पा रहे हैं कि मैं अपनी अवेयरनेस, ये अब कोविड पूरी तरह से हमारे लिए अनजान नहीं है, हमें इसके साथ जिंदगी जीना और आगे जीना शुरू करना पड़ेगा। डॉक्टर्स ऑलरेडी जीना क्यों शुरू कर चुके हैं, वो क्यों नहीं रुक पाए हैं? बिकॉज ऑफ देयर अवेयरनेस। सिमिलरली हमें यही जागरूकता जनरल पब्लिक में भी बढ़ानी है, दैट हाउ दे नीड टू कंटिन्यू विद देयर ओन लाइफ। मुझे लगता है एक चीज लैक जो हमारी कम्युनिटी में भी कर रही है वो ये भी है कि जब भी हमको कोई बीमारी आती है, कोई भी मेंटल, जब भी हमें कोई जनरल बीमारी आती है, हम डॉक्टर के पास जाने की बात करते हैं, पर जब भी कोई मानसिक व्यथा से हम गुजर रहे होते हैं, हम कभी नहीं बोलते अपने प्रियजनों को या अपने आप को खुद के, नहीं, हमें साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। आज डेट में कोविड एंजाइटी इतनी बढ़ चुकी है कि हम लोग को डेली बेसिस पे हमारा दिनचर्या, हमारी जनरल थॉट प्रोसेस बहुत अफेक्ट कर रही है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे बताऊं, डॉक्टर साहब मैं आपसे एक मामूली सी बात बताऊं, आपने कहा हाथ धोइए, हाथ साफ करिए। मुझे कम से कम ऐसे 10 लोग हैं जिन्होंने मुझे फोन करके कहा कि मुझे लगता है कि मुझे मेरे हाथों में वायरस सा लगा हुआ, 20 बार हाथ धोने लगे, और उनकी एक आदत सी बन गई है, जिसको शायद आप कहते हैं कि कंपल्शन जो एक है, डिसऑर्डर है। बिल्कुल आप वो 15 बार 20 बार हाथ धोने लगे और इतना ज्यादा हाथ धोने लगे कि हाथों के चमड़ी बाहर आ गई। तो ये मानसिक बीमारी की तरफ ही इशारा कर रही है। एब्सोल्युटली, आई टोटली अग्री विद यू प्रतीक जी। और इसीलिए जैसे आपको अवेयरनेस है, आप कह पा रहे हो कि वो ऑब्सेसिव है, कंपल्सिव है, इसीलिए बार बार कर रहा है, इसीलिए हम लोगों को दोबारा से उस राइट अवेयरनेस की तरफ लोगों को मोटिवेट करना बहुत जरूरी है। मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं क्या बिहेवियर कर रहा हूँ ऐसा जिसकी वजह से मेरी कंडीशन और डिटोरिएट हो रही है। वो जो फॉल्स फियर डॉक्टर गर्ग हैज ऑल्सो स्पोकन अबाउट, कि मैं कैसे अपनी जनरल पब्लिक को अवेयर करूं इन चीजों के बारे में कि जो मैं कर रहा हूं मैं उससे किसी तरीके से अपनी जिंदगी नेचुरली नॉर्मली नहीं जी पा रहा हूं।
हाउ कैन आई, मतलब मैं अपनी मनोव्यथा का डॉक्टर सज्जोत एक चीज तो मैंने मान ली आपकी, चलिए एक तो फॉल्स फियर है, मैं डॉक्टर रोहित मैं आपके पास आता हूं, ये तो मैंने मान लिया कि चलिए एक फॉल्स फियर है, लेकिन कुछ ऐसे लोग जरूर होंगे जो हाई रिस्क में आते होंगे, जहां इनको लगता होगा नहीं ये रिस्की जोन है, यहां पे इनके लिए खतरा ज्यादा है। आप खुद बीमार है, ये मैं मान लेता, चलिए ठीक है, मैंने कुछ अपने आसपास चीजें बुन ली, मानसिक तौर से बुन ली, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं सोसाइटी में जो हाई रिस्क जोन में है और जिनको लगता है कि नहीं ये उस ट्रबल में, मानसिक तौर से ट्रबल में फंस सकते हैं। उनके लिए आइडेंटिफिकेशन, वो कैसे आइडेंटिफाई करें, उनके लिए क्या करना बेहद जरूरी है, डॉक्टर रोहित गार्ग। सबसे पहले ये बहुत अच्छा सवाल है कि इससे हम ये समझ पाएंगे कि कौन से लोग जो हैं वो एट रिस्क ऑफ मेंटल हेल्थ कंडीशंस हैं। नंबर 1, एक जो लोग शुरू से ही थोड़ा बहुत एंजाइटी या डिप्रेशन के मरीज रह चुके हों या इस चीज को फेस कर चुके हों, उनके लिए ये सिचुएशन ज्यादा ट्रबलसम है। हमारे जो पेशेंट स्टेबल थे, जिनको कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी अभी, वो भी अभी हमें फोन करके बताते हैं कि उनकी एंजाइटी बढ़ चुकी है। Number 2, people who are facing problems with their job, who are facing problems with their finances, they are more at risk. Number 3, people who are losing their family members because of a sudden demise, and at the end they are not even able to see. मेरे पास फोन आते हैं जहां पे a person has lost a mother and a father at a gap of 7 days. So you can imagine the amount of stress that is there. Number 4, people who are more taking alcohol or any substance abuse, जो लोग ज्यादा नशा करते हैं, वो they are more at risk of having mental health problems. आपको जान के ये हैरानी होगी कि there is already a term which was existing before COVID, जिसको हम post viral depression कहते थे। तो पोस्ट वायरल डिप्रेशन एक बहुत ही कॉमन डायग्नोसिस है। अगर किसी आदमी को 5 दिन के लिए 10 दिन के लिए वायरल फीवर हो जाता था, उसके बाद भी डिप्रेशन और एंजाइटी हो सकता था, क्योंकि बॉडी और माइंड कनेक्टेड होता था। सो पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम कोविड या जिनको कोविड माइल्ड हुआ हो, सिवियर हुआ हो, दे आर ऑल्सो एट रिस्क, दे आर मच मोर एट रिस्क ऑफ हैविंग एनी काइंड ऑफ एंजाइटी एंड डिप्रेसिव सिम्टम्स। बच्चे जो हैं वो घर पे रह रहे हैं, और जिनकी जॉइंट फैमिलीज हैं जहाँ पे पत्नी और पति दोनों काम करते थे, अब दोनों लोग घर में हैं, 24 आवर्स मेड थी या मेड सर्विसेज थी, अब सारा काम खुद करना पड़ रहा है, तो द लेवल ऑफ स्ट्रेस हैज आल्सो इंक्रीज। दे हैव टू टेक केयर ऑफ देयर किड्स with the online classes, they have to do the household work, the wife has to also look care of the office work, so it is too much of a stress for one human being. So that is also increasing the incidence of psychiatric disorders. आपने OCD की बात करी, हमारे पास ऐसे केसेस आए हैं जहाँ पे लोगों ने इतना हाथ धोया कि स्किन उतरनी शुरू हो गई। उन्होंने पिक्चर्स हमें दी जहाँ पे उनकी पूरी स्किन ऊपर फर्स्ट लेयर गायब हो चुकी थी। So people need to understand that this is how they need to identify themselves. हर एक आदमी की डॉक्टर साहब मैं ब्रेक पे जाना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब ब्रेक का वक्त हो रहा है, मैं ब्रेक पे जाना चाहता हूँ, लेकिन एक अजीब सी बात है जो डॉक्टर एसएन सिंह साहब से बात हो रही थी हमारी फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव के बीच में। एक अच्छा विषय ये भी है, लोगों ने कहा कि जब फर्स्ट वेव आई कोरोना की तो घर में रहने को मिला, परिवार ने संबंधों को समझा, परिवार के अंदर बहुत अच्छा तालमेल बना, लेकिन जब हम सेकेंड वेव में बात कर रहे हैं और आपसे बात कर रहे हैं तो सेकेंड वेव में एक अच्छा चीज आप इशारा कर रहे हैं कि प्रेशर बढ़ गए। अब ये 1.5 साल साथ रहने के बाद प्रेशर बढ़ने लगे। एक साल पहले लग रहा था कि सामंजस्य आ रहा है, बैलेंस आ रहा है, लोगों को खूब सारा टाइम मिला है, लोगों ने एक दूसरे को रिलेशन समझे हैं, लेकिन ठीक 1.5 साल बाद अब ये स्थिति है कि लोगों को लग रहा है कि घर में रह रहे हैं तो दिक्कतें ज्यादा आ रही हैं। ये एक अच्छा पॉइंट है, हैव टू बी डिस्कस्ड। मैं वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं डॉक्टर शरद चंद्रा और डॉक्टर स्वाति महेश्वरी और एसएन सिंह साहब आपके पास लौटता हूं। कुछ ऐसे सवाल हैं जो लगातार चिंता का विषय बने हुए हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। गांव को लेकर बड़ी समस्या बार बार खड़ी हो रही है, लेकिन राजनीति अपनी जगह है। समाजवादी पार्टी कुछ बोलती है, कांग्रेस कुछ बोलती है। क्या कहना चाहते हैं? क्या महामारी में कोई राजनीतिक दल भी होता है क्या? यदि आज केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती तो कांग्रेस की सरकार को जवाब देना पड़ता। आज आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री है तो लोग उनकी तरफ देख रहे हैं।
जब लॉकडाउन लगा तो उसका विरोध किया, लॉकडाउन खुला तो उसका विरोध किया, वैक्सीन बनी तो उसका विरोध किया, लोगों में वैक्सीन को लेकर अफवाह फैलाने की बात की। देश को जवाब दो में आपका एक बार फिर स्वागत है। पैनल में मौजूद डॉक्टर्स को ये हो सकता है थोड़ा सा लगे कि इट्स नॉट रिलेटेड टू मी, ये सब्जेक्ट मेरे से रिलेटेड नहीं है, ये गर्ग साहब से रिलेटेड है, सज्जोत जी से रिलेटेड है, लेकिन मैं ये इस बात को बहुत साफ से तौर से यहाँ रखना चाहता हूँ। मेरे साथ मेरे कैमरामैन अभी जब मैं ब्रेक था तो कहने लगे सर ये बात बिल्कुल सच है कि मैं पॉजिटिव हुआ, फैमिली के सारे लोग पॉजिटिव है और डर ये था कि अगर कहीं हॉस्पिटल जाना पड़ा तो क्या होगा। अब दूसरी चिंता ये है, एक वैक्सीन लग गई है सर, इसके बाद तो नहीं होगा, दूसरी लग चुकी है, दोनों वैक्सीन लग चुकी हैं सर, वो पास वाला तो उसकी तो डेथ हो गई, डॉक्टर साहब की डेथ हो गई 2 वैक्सीन के बाद, सर कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा। ये चिंताएं हैं और ये परेशानियां दे रही हैं लोगों के दिमाग में, ये बार बार घर करता जा रहा है कि फाइट करें तो कैसे फाइट बैक करें। डॉक्टर साराचंद मैं आपके इसके पास आता हूं, फिर डॉक्टर स्वाति मैं आपके पास, और डॉक्टर सिंह साहब आपके लिए एक स्पेसिफिक सवाल है जो मैं बाद में पूछूंगा। डॉक्टर साराचंद जी, आपने सही क्वेश्चन पूछा है कि अगर फाइट करें तो कैसे करें। देखिए, अगर आप सिंपलिस्टिकली देखें तो यहाँ तो फाइट करने के लिए कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ प्रिकॉशंस लेना है, आराम से रहना है, क्योंकि आप जितना इंटरनली आप जितना फाइट करने की कोशिश करेंगे, समस्याएं उतने ही ज़्यादा खड़े हो जाएंगे, आपको उतना ही ज़्यादा डिफिकल्ट लगने लगेगा। देखिए मैं तो साइकियाट्रिस्ट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं बहुत लोगों को काउंसलिंग देता हूँ बिफोर ब्रेन सर्जरी, बिफोर एनी काइंड ऑफ सर्जरी, जिसमें बहुत सारे साइकियाट्रिक एस्पेक्ट्स भी होती हैं। वी ऑल ऑफ अस आर ट्रेंड इन दैट। मैं बस यही बोल सकता हूँ कि आप कृपया डू नॉट टेक इनटू अकाउंट सम काइंड ऑफ मीडिया पोस्ट विच कंसर्न्स केस रिपोर्ट्स कि उस आदमी को दोनों वैक्सीन हो गए, वो मर गया, आप उसी को लेके मत पकड़िए। आप ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स को देखिए। अभी बहुत अच्छी तरह एस्टैब्लिश हो गया कि आपने दोनों वैक्सीन ले लिए हैं, आपका रिस्क ऑफ डेवलपिंग सीवियर डिजीजेस क्लोज टू 0%। उसके बावजूद आपको प्रिकॉशंस लेने हैं। प्रिकॉशंस भी आप बता रहे थे, डिस्कशन हो रहा था, कुछ लोग हाथ ऐसे धो रहे थे कि उनकी चमड़ी भी छिल गई है। देखिए, प्रिकॉशंस भी अप्रोप्रिएट प्लेसेस में लेने हैं। आपको 2 बैरियर्स हैं, एक आपका घर है, एक आपका बाहर है। जब आप घर के अंदर आ रहे हैं तो उसी समय आपको हाथ धोना है, और एक बार आप घर में हैं, आपने अपना नहा लिया, आपने सारा पर्सनल हाइजीन मेजर्स ले लिया, देन यू आर सेफ इन द हाउस। ऐसे अगर बाहर जाएंगे, अगर कभी भी आप मास्क के एरिया में छूना चाहेंगे या नोज के एरिया में छूना चाहेंगे, प्लीज यूज अ सैनिटाइजर टू द हैंड एंड देन टच और स्क्रैच दिस एरियाज। आपका ये जो मास्क है, ये आपका सुरक्षा कवच है, किसी भी हालत में आपको इसको हटाना नहीं है। बहुत लोग बात करते हैं तो मास्क नीचे कर देते हैं, फिर बात करते हैं, तो इसी से ये यूजुअली सावधानी इसी जगहों पे कम हो जाती है, क्योंकि लोग जब ग्रुप में जाते हैं तो लोगों को लगता है कि ज़्यादा सिक्योरिटी है, मैं यहाँ पे ज़्यादा अच्छा है, लोग मिले जुले हैं, मेरे को बात करूंगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो उसी समय टेंडेंसी होती है कि मास्क को थोड़ा नीचे कर लें। तो प्रिकॉशंस, आई कैन ओनली सजेस्ट फॉलो प्रिकॉशंस विदाउट एनी सेंस ऑफ एप्रीहेंशन। राइट डॉक्टर, 100%। और ये डिस्टेंसिंग, राइट डॉक्टर साहब, ये बिल्कुल सच बात है कि डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क बचा सकता है। डॉक्टर स्वाति मैं आपके पास आना चाहता हूँ, सवाल इतने ज्यादा हैं, इतने, राइट डॉक्टर साहब, यू वांट टू ऐड समथिंग? डॉक्टर शरद, यू वांट टू ऐड समथिंग? क्या कुछ कह रहे थे? एट द एंड ऑफ द डे देयर इज नो फाइट, देयर इज ओनली टेकिंग प्रॉपर प्रिकॉशंस विदाउट फियर। राइट डॉक्टर साहब, यही बात है। डॉक्टर स्वाति मैं अभी बात कर रहा था और लोगों ने मुझसे एक मैसेज आया, व्हाट्सएप आया, और उन्होंने ये पूछा कि सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मैं जब हॉस्पिटल में थी तो डॉक्टर ने मुझे स्टेरॉइड्स दिए हैं, तो क्या मुझे ब्लैक फंगस तो नहीं हो जाएगा? अब उनको आए हुए मुझे नहीं मालूम कितना समय हो चुका है, लेकिन फियर देखिए, ये डॉक्टर रोहित जिसके इशारा कर रहे थे कि हम अपना एक फियर खुद गढ़ते हैं। मेरे पास अभी जस्ट आई गॉट दिस मैसेज कि सर मैं हॉस्पिटल से आ गई हूँ, लेकिन मुझे स्टेरॉइड्स दिए गए थे डॉक्टर की, ऑफकोर्स जब हॉस्पिटल में दिए होंगे तो विद गाइडेंस दिए गए होंगे, लेकिन क्या मुझे कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्लैक फंगस हो जाएगा? क्योंकि स्टेरॉइड से सुन रहे हैं कि ब्लैक फंगस हो रहा है। अब ये फियर है लोगों के अंदर, और ये फियर बच्चों को लेकर भी है कि सर मेरे छोटे बच्चे हैं,
और थर्ड वेव की बात हो रही है, वैक्सीन आई नहीं है। सर कैसे होगा? वैक्सीन आ जाएगी तब तक वैक्सीन आ जाएगी? अक्टूबर नवंबर में आ रहे हैं क्या वेव? ये सवाल हैं और बढ़ते जा रहे हैं ये सवाल। डॉक्टर स्वाति, एंड देन आई एम कमिंग टू डॉक्टर रोहित गर्ग। डॉक्टर स्वाति। प्रतीक जी, बिल्कुल मतलब बहुत ही मैं कहूंगी कि आपने धरातल से उठे हुए प्रश्न है जो पूछे हैं और ये वास्तविकता है आज की कि लोगों के मन में ये प्रश्न है। वहीं मैं जरूर ये बात बोलूंगी कि देखिए, नॉलेज इज पावर और ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि जो नॉलेज हमें आ रही है वो मीडिया के द्वारा आ रही है, लोगों के द्वारा आ रही है, जहां से भी आ रही है, हम उसका प्रयोग कैसे कर रहे हैं। क्या हम आधा ग्लास भरा हुआ देख रहे हैं या हम आधा ग्लास खाली देख रहे हैं? क्या जो हमें मिल रही है नॉलेज, हम उसको पैनिक के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या हम वो इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो हमें जागरूक बना रहे हैं। देखिए, मीडिया ने जितनी भी इंफॉर्मेशन आज दी है, मैं बोलूंगी कि उसकी वजह से न जाने कितनी अनगिनत जानें बची होंगी। जरूर एक तरफ लोगों के मन में पैनिक आता है, पर अगर गुजरात के किसी अस्पताल में 50 लोगों को ब्लैक फंगस निकलता है तो बहुत अच्छी बात है कि हमने महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, दूर दराज बैठे लोगों को भी आगाह किया कि ये एक बीमारी है जो उभरकर सामने कोरोना के मरीजों में आ रही है, आप भी आगाह हो जाइए। ठीक है, लोगों ने 10 बार अपना शीशे के सामने अपनी आंखें ढकी होंगी कि कहीं हमें तो नहीं हो रहा, कहीं हमारी आंखें लाल हो रही है तो हमें ब्लैक फंगस तो नहीं हो गया। पर आप सोचिए कि कितनी जानें इसकी वजह से बची भी होंगी। तो एक मुझे लगता है कि इंसान के अंदर डॉक्टर स्वाति, मैं रोकना चाहूंगा। डॉक्टर स्वाति, आई एम सॉरी डॉक्टर स्वाति, मैं आपको रोकना चाहूंगा। बस यहीं पे डॉक्टर रोहित का सवाल आता है। डॉक्टर रोहित सर, हमने शीशे पे जाके 1 बार देखा, हमने शीशे पे जाके 5 बार देखा, हमने शीशे पे जाके 10 बार देखा, और यही डिफरेंस है। यहां तक तो इंटरनल मेडिसिन ने कहा कि यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस, आप कॉन्शियस रहें। लेकिन अगर ये डिसऑर्डर की तरफ बढ़ने लगे 2 बार, 3 बार, 4 बार और ये यहां पे आ जाए कि नहीं आपको फेयर सा है, तब मुझे डॉक्टर रोहित पूछना पड़ेगा कि हमने 2 बार वैक्सीन ले ली है। और ये 1 बार सवाल पूछा जा सकता है, टेलीमेडिसिन से 1 बार जवाब लिया जा सकता है डॉक्टर का, लेकिन अगर ये बार-बार सवाल अगर आने लगे तो क्या रेमेडी है, कैसे हम इसको छुटकारा पाएं? डॉक्टर रोहित गर्ग। डॉक्टर रोहित, आपका ऑडियो नहीं आ रहा। डॉक्टर स्वाति कुछ कहना चाह रही थी। डॉक्टर स्वाति, प्लीज कंप्लीट योर सेंटेंस, देन आई एम कमिंग टू डॉक्टर सज्जोत। डॉक्टर स्वाति, बस मैं यही कहना चाह रही थी प्रतीक जी कि ये हमारे एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस इंफॉर्मेशन को कितना फिल्टर करते हैं और उसको किस तरह से यूज करते हैं। अगर हम उसे पॉजिटिवली लें, अगर हम उसको सकारात्मक वे में लें कि ये हमें आगाह करने के लिए, ये हमें बताने के लिए कि ये सब चीजें चारों तरफ हो रही हैं, हमें इन चीजों की तरफ सतर्क होने की जरूरत है, तो मुझे लगता है कि वहीं से हमारी जीत जो है स्थापित हो जाती है। लेकिन अगर वहीं हम डर जाएं और वहीं हम ये सोचे कि पैनिक करने लगे, घबराने लगे, तो जरूर हमारे लिए मुसीबतें और बढ़ जाती हैं। तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के लिए आज ये निर्धारित करना जरूरी है कि जो इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है वो हमारी बेहतरी के लिए है। राइट। एक शब्द है सजग होना और एक शब्द है लापरवाह हो जाना। सजग होना, हम बिल्कुल 1 बार मुझे पता चला मैं सजग हूं। लापरवाह, हमको कहीं ब्लैक स्पॉट्स दिख रहे हैं, नाक के आसपास दिख रहे हैं, कोरोना हुआ है, हमने उसको अवॉइड किया, ये लापरवाही है। डॉक्टर रोहित गर्ग, नाउ यू आंसर द क्वेश्चन। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि देखिए, कॉन्शियस होना बहुत जरूरी है पर पैरानॉइड नहीं होना है। और ऐसे ही हम डिफरेंशिएट, हमें खुद को ये सेल्फ अवेयर होना पड़ेगा कि कहाँ पे मैं कॉन्शियस हूं और कहाँ पे पैरानॉइड हो रहा हूं। मुझे एक फोन आया जहाँ पे पेशेंट ने मुझसे ये पूछा कि डॉक्टर साहब, मैं दांतों का ट्रीटमेंट करा रहा हूँ लेकिन मैंने कोई एंटीबायोटिक्स नहीं लिए कि उससे मुझे ब्लैक फंगस तो नहीं हो जाएगा। तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम, फियर पैदा हो रहा है। तो हमें जो है सेल्फ अवेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप एक ही बात 50 बार सोच रहे हैं, अगर आप एक ही बात 10 बार सोच रहे हैं, इन स्पाइट ऑफ द रिपीटेड एश्योरेंसेस बाय डॉक्टर्स के कोविशील्ड या कोवैक्सीन लेने के बाद कोई ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, कोई आपको साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे या इम्पोर्टेंसी नहीं होगी, फिर भी आप उसको सोचे जा रहे हैं। या आपको जब हमने बता दिया है कि आप, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि 1 बार हाथ धोना है, उसके बाद नहीं धोने की जरूरत है अगर आप घर में हैं, या नाक को छुएं उसके बाद ही सैनिटाइज करें, ये नहीं बैठे बैठे सैनिटाइज करें, लेकिन आप फिर भी वही बिहेवियर्स रिपीट किए जा रहे हैं, दैट मीन्स यू आर ए पोटेंशियल टू हार्म योरसेल्फ बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेस। And this harm will not only be mental harm, but it could also be leading to reduction in your immunity, और जिसकी वजह से आप ज्यादा prone to या ज्यादा at risk हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे डॉक्टर साहब, मिसाल के तौर पे
डॉक्टर साहब, मिसाल के तौर पे किसी ने पूछा कि 2 बार वैक्सीन लेने के बाद, मुझसे पूछा, मैं तो डॉक्टर नहीं हूं, मैं तो एक प्रोग्राम करता हूं और तमाम सारी चीजें आप लोगों से ही सुनता हूं। किसी ने पूछा कि अगर 2 बार वैक्सीन ली, उनकी डेथ हो गई तो क्या? मैंने कहा कि आपकी एफिकेसी कितनी है साहब इस आपकी वैक्सीन की? बोला 90। तो मैंने कहा वो जो 10% रिमेनिंग है, हो सकता है उस ऑर्बिट में हो सकता है उस 10% की ऑर्बिट में वो लोग, और ये एक डिस्कशन का टॉपिक हो सकता है, बातचीत का विषय हो सकता है। तो आपको कैसे सोचना, जो डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी कर रही थी, सोचना कैसे है आपको, इस पर बहुत डिपेंड करता है। डॉक्टर एस एन सिंह साहब, सारा खेल आप ही के पास है। दाल में काला जो वाला आप बता रहे थे, आप ही को बताना है कि हम निजात कैसे पाएंगे, और ये जो वायरस है ये कितना तेजी से बदल रहा है, और इससे छुटकारा तो मुझे मालूम है कि इस पे तो दुनिया भर के माइक्रोबायोलॉजिस्ट लगे होंगे, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप पटना में मौजूद हैं, तमाम सारे लोगों से इंटरैक्ट करते हैं, ये जानना चाहता हूं अपने अनुभव से, आपके अनुभव से, कि बताएं मुझे कि कितना थर्ड वेव को लेकर खतरा कितना बड़ा है। डॉक्टर सिंह साहब। हाँ, सबसे पहली बात है, देखिए, हिम्मत बहुत बड़ी चीज है। मैं 60+ का हूँ। जब मुझे कोरोना हुआ तो मेरी दिनचर्या है कि 2 किलोमीटर सवेरे 2 किलोमीटर शाम दौड़ता हूँ। मैंने अपनी दिनचर्या जारी रखी। भाई कोरोना है तो है, क्या है, मुझे पता भी नहीं चला कि कोरोना कब आया कब गया। इसलिए बहुत, और एक दूसरी बात है कि हिम्मत के साथ अगर हम हिम्मत करें, हिम्मत हार गए तो मर गए। हिम्मत बहुत बड़ी चीज है, इसलिए हिम्मत से तो मुकाबला करना ही है। और दूसरा बात साइंटिफिक मैं बता रहा हूँ कि बॉडी का और लंग्स का, बॉडी वेट बढ़ता है लेकिन लंग्स नहीं बढ़ता है, लंग का वेट नहीं बढ़ता है। अगर आपका हाइट वेट का रिलेशन बहुत ज़्यादा अंतर है, मान लिया कि आप 6 फीट के हैं जैसा मैं हूँ, मेरा वेट रहना चाहिए 75 मैक्सिमम, अब मैं वेट रहना चाहिए 75। अगर मेरा वेट हो गया 140 kg 130 kg तो मेरा रेस्पिरेटरी फेलियर होना ही होना। कोरोना अगर होगा तो बहुत मुश्किल में डालेगा। इसीलिए रेस्पिरेटरी रिजर्व वो वैसा ही समझिए कि जैसे एक पंप है जिसको 10 बीघा पटाने की वो शक्ति है और 20 बीघा पटाना है तो वो फेल करेगा ही। वही हाल हमारा लंग्स का है, और इसीलिए ओवरवेट जितने भी हमारे कैजुअलिटी हो रही है देहात में चाहे शहर में, ओवरवेट पीपल में ज्यादा हो रही है, इसका भी ध्यान रखना होगा। और बहुत एक्टिव करना। डॉक्टर साहब, इस कोरोना ने, डॉक्टर साहब मुझे मालूम है, इस कोरोना ने इतने सब्जेक्ट दिए हैं, इतने टॉपिक दिए हैं कि मैं अगर सोचूं तो शायद साल भर इसी पे बात करता रहूं। लोगों ने कहा कि ओ पॉजिटिव वाले जितने हैं, ब्लड ग्रुप वाले, उनको इससे राहत मिल सकती है, लेकिन मैं खुद बैठा हूं सामने, ओ पॉजिटिव हूं, कोरोना मुझे हुआ। लोगों ने कहा कि उनको नहीं होता। और इतने टॉपिक्स हैं, जितनी बार म्यूटेशन वायरस का हुआ है, मैं थोड़ा मुस्कुराने का कोशिश करूंगा, जितनी बार म्यूटेशन वायरस का हुआ है उतनी बार ये सब्जेक्ट का भी म्यूटेशन हुआ है। बार बार रोज नई चीजें जुड़ती जा रही हैं। ये डॉक्टर मंजुत, मैं आपके पास आना चाहता हूं। सज्जोद, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, ये मनोबल, ये ताकत, ये रोशनी लाए कहां से, कैसे ढूंढें और कैसे इसको सकारात्मक सोचें? ये विषय बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर सज्जोद। मैं अभी जब डॉक्टर सिंह को सुन रही थी, मुझे मतलब आई थिंक दैट इज द बेस्ट अप्रोच। जब पहली बार भी कोरोना हुआ था, सबसे पहले जो चीजें खराब हुई थी हमारी, वो हमारा दिनचर्या खराब हुआ था। हमने अपने पे फोकस देना बिल्कुल बंद कर दिया था। कितने ज्यादा क्लाइंट्स टाइम से सो नहीं रहे थे, उठ नहीं रहे थे, काम टाइम से नहीं कर रहे थे। हम जब सकारात्मक सोच की बात करते हैं, जैसे आपने ऑलरेडी कहा कि है मुझे, और मुझे पता भी नहीं चला मुझे कब हो गया, बट वो पावर मुझे कहाँ से आई? क्योंकि मैंने अपने ऊपर काम किया। अगर मैं अपनी जिंदगी को रोक नहीं लूंगा, अगर कोरोना मेरी जिंदगी को रोक भी रहा है, तो मैं अपनी जिंदगी को क्यों रोक रहा हूँ? मुझे तो आगे बढ़ना है, काम करना है। आई मीन सो मेनी एग्जाम्पल्स फ्रॉम सो मेनी डॉक्टर्स और इनफैक्ट जर्नलिस्ट फॉर दैट मैटर, वो लोग तो कोरोना के समय नहीं रुके, दे कंटिन्यू टू वर्क, डॉक्टर्स कंटिन्यू टू वर्क, सो मेनी कोविड वॉरियर्स कंटिन्यू टू वर्क। अगर हम सकारात्मकता की बात कर रहे हैं, वो तभी आएगी जब जिंदगी को रुकने नहीं देंगे और आगे बढ़ेंगे। जैसे आपने कहा, डॉक्टर सिंह ने कहा, सो मेनी अदर्स हैव शेयर्ड ऑन दिस कॉल। मुझे लगता है सबसे ज्यादा जरूरी यही है। डॉक्टर सज्जोद, मैं अपना उदाहरण बता सकता हूँ। डॉक्टर सज्जोद, मैं अपना उदाहरण बता सकता हूँ। फर्स्ट फेज में पूरा घूमता रहा। सेकंड में जबरदस्ती मुझे स्टूडियो के अंदर आना पड़ा है,
और मैं ये शो इस तरह से कर रहा हूं, वरना मैं तो फुटपाथ पे ही शो करता हूं, घूम के ही शो करता हूं, जाता हूं बाहर, लेकिन मुझे आना पड़ा। लेकिन वैसे ही मैं, अगर कोई इस समय मुझसे कहे कि एम्स चलना है तो मेरे माथे पे थोड़ा सा शिकन आएंगे, क्यों एम्स क्यों जाना है, मैं पूछने लगूंगा। लेकिन वहीं पे डॉक्टर चंद्रा मेरे सामने बैठे हैं, वो रोज डिपार्टमेंट न्यूरो साइंसेस के अपने डिपार्टमेंट में रोज जाते होंगे। डॉक्टर साहब क्या सोच के जाते हैं, क्योंकि इस सवाल का जवाब जो है पूरे प्रोग्राम का समरी है। डॉक्टर सरचंद, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब आप न्यूरो सर्जन है, एज ए न्यूरो सर्जन जब आप अपने डिपार्टमेंट में जाते हैं, तो जब आप पहुंचते हैं उसे जाने से पहले हाउ यू प्रिपेयर योरसेल्फ, अगर इस सवाल का जवाब मिल गया तो समझिएगा आज प्रोग्राम का जो है जवाब भी मिल गया। डॉक्टर सरचंद जी देखिए, एक आई कैन ओनली गिव एन एग्जांपल ऑफ आवरसेल्व्स, हम लोग कैसे करते हैं। एक तो जब से कोविड शुरू हुआ है हम लोग सिर्फ ओटी स्क्रब्स में जाते हैं, जो आप देख रहे हैं मैं पहन रहा हूँ। तो हमारी क्लोथिंग जो है वो बिल्कुल सिंपल हो गई है, तो वी डोंट हैव टू मच ऑफ हैसल्स ऑफ वॉशिंग क्लोथ्स। वी टेक मिनिमल थिंग्स विद अस। जो मेरे साथ लेता हूँ सिर्फ अपना फ़ोन लेता हूँ और कुछ पैसे फ़ोन में ही रख के लेता हूँ। और अदर थिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, निकलने के पहले वॉशिंग हैंड्स एंड इंश्योरिंग दैट द मास्क इज फिटिंग वेरी वेल। तो एक बार मास्क जब अच्छी तरह फिट हो गया है, देन यू नो वी आर क्वाइट कॉन्फिडेंट कि सारा कुछ ठीक है, एंड देन यू रीच द डिपार्टमेंट। नाउ इन द डिपार्टमेंट मोमेंट, देखिए उस जगह पे मैं 25 साल से भी ज़्यादा काम कर रहा हूँ अभी, तो उस जगह पे पहुँचते ही थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन आ ही जाती है, बिकॉज इट्स ए फेमिलियर प्लेस। एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द थॉट्स डिसअपियर व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग। आपने सारे प्रोटोकॉल्स इन प्लेस में रख लिया है, यू आर टेकिंग ऑल काइंड्स ऑफ प्रिकॉशंस, एंड देन यू स्टार्ट वर्किंग, ऑटोमेटिकली योर फियर विल रिड्यूस। हमारे डिपार्टमेंट में ही बहुत सारे रेसिडेंट्स कोविड हुआ था उनको, लेकिन सब रिकवर हो गए। बहुत सारे लोग, बहुत सारे जूनियर डॉक्टर्स हॉस्टल में ही पड़े थे, बहुत सारे फैकल्टी होम आइसोलेशन में थे, सब लोग ठीक हो गए। वी हैव नॉट हैड एनी सीरियस केस इन आवर डिपार्टमेंट। सो जैसे कहना है, ओवरऑल एवरीबडी इम्प्रूव्स। We have to continue work. जैसे डॉक्टर अग्रवाल बोल रहे हैं, the show must go on. And paradoxically, when we go to work, we start feeling relaxed, because once we take all the precautions are in place. You know, we can be rest assured that it is unlikely we are going to get COVID virus. डॉक्टर स्वाति, आप कैसे दिनचर्या शुरू करती हैं? आप अपने को कैसे पॉजिटिव रखती हैं? ये तो जवाब मिला मुझे, आप कैसे पॉजिटिव रखती हैं डॉक्टर स्वाति? देखिए प्रतीक जी, गीता में भी ये कहा गया है कि जो हमारा डर है उसको दरकिनार करके जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा करना हमारा फर्ज है, और उसी की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। और वही मुझे लगता है कि जो भी लोग ये सोच रहे हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, हम उसे निभाएं, चाहे हम आम नागरिक हैं देश के, चाहे हम नेतागण हैं, चाहे हम डॉक्टर हैं, चाहे हम फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो भी हैं। मुझे लगता है कि हर कोई अगर अभी ये सोचे कि हमारी ड्यूटी क्या है और हम उसे पूरा करें, तो मुझे लगता है कि हमारा डर कहीं ना कहीं अपने आप खत्म होना शुरू हो जाएगा। एक चीज ये लानी मन में बहुत ज्यादा जरूरी है कि वक्त कितना भी कठिन क्यों ना हो, पास होता है और हुआ है, हमेशा हुआ है, और वही आगे भी होगा। बस हमें मन के हारे, राइट डॉक्टर साहब, राइट, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो 2 किलोमीटर अगर आप दौड़ते हैं सिंह साहब, तो आप 2 किलोमीटर जरूर दौड़ते रहिए, पॉजिटिविटी वहीं से निकल आएगी। और डॉक्टर सरचंद जाने माने न्यूरो सर्जन है, जाते हैं और रोज डिपार्टमेंट में जाने से पहले अपना मास्क लगा लेते हैं, सोचते हैं कि ठीक है हम, तो दिमाग को कहाँ आप कैसे रखते हैं, आधा गिलास भरा और खाली वाला जो है वो ही कॉन्सेप्ट काम करता है। डॉक्टर रोहित गर्ग और डॉक्टर सज्जोद, आज मैं आपका विशेष रूप तौर से थैंक यू कहना चाहूँगा, और शो में अगली बार जरूर फिर से बुलाना चाहूँगा, क्योंकि ये मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरत है सकारात्मक सोचते रहने की। थैंक यू सो मच डॉक्टर स्वाति, डॉक्टर एस.एन. सिंह साहब और डॉक्टर सरचंद, थैंक यू सो मच। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। देश को जवाब दो में आपका एक बार फिर स्वागत है, और जो ये कॉलम है इस पे मैं आपसे तारुफ कराएंगे। आपने उन्हें मंच पे कई बार देखा होगा और उनकी रचना धर्मिता से सब हम सारे लोग भली भांति परिचित हैं। पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा जी, 2 लाइनों से उन्होंने पूरे देश में क्या पूरी दुनिया में अपनी अलग जगाई, कविता के माध्यम से आज हमारे साथ मौजूद हैं। सुरेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चिराग जैन जी, जो लगातार हमारे न्यूज़ 18 इंडिया में भी कविताओं के जरिए आते रहते हैं और देश दुनिया में जाते हैं। चिराग जैन जी बहुत चिर परिचित नाम है, हमारे साथ मौजूद है, थैंक यू सो मच चिराग जी। और अन्नू खान साहब, जो ऑक्सीजन सिलेंडर या खान सिलेंडर
भैया के नाम से पूरी जगह जाने गए एनसीआर में, आज वो भी हमारे साथ मौजूद है। तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तीनों चीज़ों में, तीनों लोगों में एक चीज़ कॉमन है और वो ये है कि ऐसे मुश्किल हालात में, बड़े मुश्किल हालात में तीनों लोग अपने जो काम कर रहे थे उसके इतर काम करते हुए नजर आए। सुरेंद्र शर्मा जी तो सभी लोग परिचित हैं, चिराग जैन भी कविता लिखते हैं, सारे लोग जानते हैं, अनु जी समाज सेवा में है, लेकिन आज जो जिस वजह से हमारे साथ आज मौजूद हैं हम उनसे भी बातचीत करेंगे। सुरेंद्र जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। हम सारे लोग आपसे परिचित हैं, उन दो लाइनों से परिचित हैं, उससे अलग जो जगी उनसे परिचित हैं, लेकिन ऐसे मुश्किल हालात में कवि जो है वो मंच से नीचे उतर के समाज में उतर गया और कार्य करने लगा। ऐसा क्या कारण था? ऐसी कौन सी चीज थी जिसने आपको कहा कि नहीं 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 नहीं, ये तो अब हो गया, अब मुझे ये भी करना है? सुरेंद्र शर्मा। मुझे आज से ही नहीं, शुरू से ही मानना है कि आदमी को हर समय कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। कवि सम्मेलन में मैं जाता हूं, पर उसके अलावा मैंने कम से कम 15 साल की उम्र से कुछ न कुछ करता ही रहा। चाहे पिताजी का हाथ बटाया व्यापार में, आयुर्वेदिक दवाइयों का काम था हमारा, और फिर राजस्थान क्लब का प्रेसिडेंट बना तो मैंने निर्णय लिया कि जो भी इकट्ठा होगा पैसा, कलेक्शन होगा, उसका 40% समाज सेवा के काम में दिया जाएगा। अभी मैं संत परमानंद हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ हूँ। कोरोना काल आया, हमारे मुख्य डॉक्टर शेखर अग्रवाल कोरोना काल से जूझ रहे थे और वेदांता में भर्ती थे। हमारे एमएस डॉक्टर राजगोपाल को कोरोना हो गया था, अपने घर में क्वारंटाइन थे, और हमारे यहाँ 60-70 मरीज कोरोना के थे और ऑक्सीजन का संकट आया। मैं पास में रहता हूँ, तो मैंने सोचा कि रात के 1:30 बजे कि अपने चेहरे का कोई फायदा उठाया जाए, तो मैं टेम्पो लेकर के कई जहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर भरे जा रहे थे वहां गया, और लगभग क्या बात है 7-8 दिनों तक मैंने हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी। 10 सिलेंडर मिले, 20 सिलेंडर मिले, रात के 1 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, 2 घंटे वहां बैठ करके, दिन में जा करके मैंने कहा एक तो हॉस्पिटल का नाम बदनाम होगा, ऑक्सीजन की वजह से अगर कोई मरीज मर जाता है तो फिर हमारा क्या काम हॉस्पिटल रखने का, चलाने का। तब पता लगा कि सुरेंद्र शर्मा का जिस, और ये भी बड़ी बात है, सुरेंद्र शर्मा का जिस हॉस्पिटल से नाम जुड़ा हो और वहां पे ऑक्सीजन ना मिले, और ये भी आपके अंदर ये भाव आया, ये बहुत बड़ा भाव है, बहुत बड़ा भाव है। मैं चिराग जी आपकी तरफ मुखातिब होना चाहता हूँ। ऑक्सीजन समाज में नहीं, लोगों को, पेशेंट्स को नहीं मिल रही थी, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कवि जो है और जो कवि धर्म है वो तो हमेशा मुखर रहता है। किसी भी स्थितियों में, किसी परिस्थितियों में वो खुद पर हंस सकता है, समाज को दे सकता है, रो सकता है। जब ये स्थितियां बनी तो मैं आज जो प्रोग्राम कर रहा था, भैया अपना देश को जवाब दो, उसमें यही किया कि पॉजिटिविटी कहां से खोजें, सकारात्मकता कहां से लाएं। अनु खान साहब के पास से अगर दिख रही है तो मैं उनको सैल्यूट करता हूं। चिराग जैन साहब के पास से, सुरेंद्र शर्मा जी के आशीर्वाद से मिल रही तो मैं वहां भी जा सकता हूं। तो चिराग जी, आपने कहां ढूंढी, कैसे सकारात्मक चीजें खोजी? मैं जानना चाहता हूं, लोग देखना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं बातें आपसे। प्रतीक जी, मेरे पास जब मैं थोड़ा स्वस्थ हुआ, मैं खुद कोरोना से पीड़ित था, जब मैं स्वस्थ हुआ तो मेरे पास कुछ सामग्री इकट्ठी हुई थी। एक अदद फोन बुक थी जिसमें 3,500-4 हजार फोन नंबर थे, जो 20 साल की कवि सम्मेलनी यात्राओं में इकट्ठे हो गए थे। कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स थे जिन पर अच्छे खासे फॉलोअर्स थे। कोरोना की बीमारी का निजी अनुभव था, कुछ अपनों को खो देने की पीड़ा थी, और इस दौर के गुजर जाने पर खुद से नजरें मिलाने की चाहत थी। मन था कि अगर ये दौर गुजर जाएगा और हम बच जाएंगे तो आने वाली पीढ़ी अगर हमसे पूछेगी कि उस समय हम क्या कर रहे थे, तो एक वाक्य का जवाब होना चाहिए कि हम खाली नहीं बैठे, जो कर पा रहे थे वो कर रहे थे।
दूसरा वाह चिराग भाई, वाह क्या बात है चिराग। आज ये कविता से कहीं कुछ ऊपर निकलती हुई चीज है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब चिराग भाई, क्या बात है। प्रतीक भाई, मजा आ गया सुन सर के। इसमें एक बात साथ में ये भी थी कि हमें कुछ एक ऐसी फील्ड में काम करना था जिसका हमें अनुभव नहीं था। ना तो हम डॉक्टर्स हैं, ना हम साइकेट्रिस्ट हैं, लेकिन ये पता था कि सकारात्मकता की एक ऐसी पूंजी हमारे पास है जो किसी से कुछ मांगा नहीं था। वो जो 3,500-4,000 फोन नंबर थे, उनसे कभी कुछ मांगा नहीं था। तो ये था कि अगर किसी को किसी का नंबर दे दिया तो और कुछ नहीं होगा, वहां एक संबल मिल जाएगा, डूबते को तिनके का सहारा मिल जाएगा। उस आधार पर चला, और जब भी किसी ने रिक्वेस्ट की, जब भी किसी ने बताया, मैंने बस एक मैसेज डाला था कि कोई जाना अनजाना, चाहे मुझे जानते हो या ना जानते हो, अगर आपको कोई मदद की जरूरत है तो एक बार संपर्क जरूर करें। उस मैसेज के माध्यम से बहुत सारे लोग आए। चिराग भाई मैं आपको बताऊं, आप ही का कोई कांटेक्ट, चिराग भाई मैं आपको बताऊं, आप ही का कोई कांटेक्ट था फरीदाबाद में उसी बीच में, यानी वो 22, 23, 24 अप्रैल के बीच की बात है। कोई बहुत बहुत सख्त बीमार था, अब दुनिया में नहीं है वो, उसके लिए ऑक्सीजन का इंतजाम करना था। आप ही का कोई कांटेक्ट था, मुझे कोई नंबर कहीं से मिला, उसने कहा कि आप उनको जानते हैं, मैंने कहा हाँ उनको जानता हूं, और वो मुझे 1:45 बजे करीब, 1:30 पौने 2 बजे मैंने उससे नेहरू प्लेस के पास वो सिलेंडर लिया। वो आप ही का कोई था। मैं जरूर आपके पास आना चाहता हूं अनु जी। अब मैं आपकी तरफ आता हूं। अनु खान साहब, आपको क्या, किसने मोटिवेट किया कि आप समाज की तरफ मुड़े और कंट्रीब्यूट करें? कौन सी ऐसी चीज थी जिसको देख के आपको लगा कि नहीं, मुझे समाज को अब देने का वक्त है, और ऑक्सीजन सिलेंडर आपने बांटना शुरू किया? अनु खान साहब नमस्कार प्रतीक जी, बहुत अच्छा शो है। इस शो की वजह से और लोगों को भी जज्बा एक मिलेगा कि ऐसा करें। हम लोग पिछले साल भी जब लॉकडाउन हुआ था तब भी हमने रसोई चला के 1200 लोगों को खाना खिलाया था। सभी झुग्गियां जहाँ थी वहां हम लोग जाते थे, उनको खाना डिस्ट्रीब्यूट करते थे। इस बार जैसे ही लॉकडाउन हुआ और स्थिति इतनी खराब हो गई कि हॉस्पिटलों में हमारे पास फोन आने लगे, लोग आने लगे, बाहर खड़े होने लगे कि सर हमें ऑक्सीजन चाहिए, किसी भी हालत में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। हम लोग अपनी पूरी टीम लगा दी, जहां से सिलेंडर अवेलेबल हो सकता था वहां सिलेंडर मंगा के उनको हॉस्पिटल में, घर पर कोई है तो घर पर उनको दिया। फिर हमने कहा ऐसे नहीं चलेगा, सरकार से मदद लेनी पड़ेगी। डीएम साहब को बोला, सीओ ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को बोला, उनको बोला कि हमें सिलेंडर ज्यादा मात्रा में चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमारी 80 से ज्यादा सोसाइटियां हैं। नोएडा ग्रेटर नोएडा में बहुत सारी सोसाइटियां हैं, हमारे पास कॉल आ रही हैं, हमें उनको सिलेंडर देना है। तो फिर उन्होंने आदेश दिया कि आप ऑक्सीजन सिलेंडर हरिद्वार से भरवा सकते हैं, हम आदेश देते हैं। तो हम डेली 25 सिलेंडर हर सोसाइटी में जा के हमारी टीम उनको प्रोवाइड करती थी। जहां जहां मरीज था, जहां रिक्वायरमेंट होती थी, वहां हम लोग जाते थे, उन लोगों को सिलेंडर प्रोवाइड करते थे। और दवाइयां जो चाहिए होती थी, वो दवाइयां भी हम उनको सीएमओ साहब से लेके वो दवाइयां भी प्रोवाइड कर रहे थे। अभी कुछ दिन पहले ही हमने, 1 हफ्ते पहले, इतनी जरूरत हो गई कि लोग ऑक्सीजन इमरजेंसी में चाहिए होता है उनको, तो वो हमने उसके लिए ऑक्सीजन बैंक भी अपना यहाँ ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बना दिया है कि कभी भी रात में भी कोई आता है तो उसको ऑक्सीजन बैंक से भी यानी मदद मिल सकती है। अनु जी, मैं आता हूं आपके पास की वजह से जान ना जाए किसी की। जी, बहुत बहुत बड़ा, बहुत ही बढ़िया जज्बा है आपका। सैल्यूट करता हूं आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं भैया जी कहीं की तरफ से भी, और जो आज प्रोग्राम कर रहा हूं देश को जवाब दो। चिराग जी मैं आपके पास आता हूं। कवि जो है, मैंने कहा था कि वो अपनी एक दृष्टि रखता है। आपके पास जो कुछ दृष्टि, जो कुछ भी आपने देखा, जो कुछ कहा, वो मैं जरूर सुनना चाहता हूं आपसे। चिराग जी। इस दौरान मैंने लिखा भी काफी कुछ, बस एक चीज महत्वपूर्ण ये है प्रतीक जी कि मुझे मदद मांगने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ा। मेरा एक अनुभव ये रहा, मैं पूरे देश को ये बात कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, कि जैसे ही किसी ने कहा कि मुझे मदद चाहिए तो मैंने बस हाथ बढ़ाया और मुझे लगा मेरे हाथ में से हजारों हाथ निकल आए हैं। मुझे नहीं पता कब किसने कहा, किसका फोन नंबर दे दिया, किसने कहा मदद कर दी, और जैसे ही उस तक मदद पहुंच जाती थी वो हाथ अचानक गायब हो जाते थे। श्रेय पाने की कोई आकांक्षा नहीं थी, कुछ इच्छा नहीं थी। तो जब कुछ हतोत्साहित होने लगे, कुछ लोग घबराने लगे, तो मैंने 2 पंक्तियां उस दौरान कही कि जिसको तुम नाकामी कहकर थक कर बैठ रहे हो ना, जी, जिसको तुम नाकामी कहकर थक कर बैठ रहे हो ना, उससे केवल 4 कदम पर मंजिल का दरवाजा है। हमें ये 4 कदम और चलने हैं। क्या बात है चिराग, वाह क्या बात है, बहुत अच्छी बात है।
और मैं एक बार जो मंच के शीर्षस्थ हैं उनकी तरफ जाना चाहूंगा। सुरेंद्र जी, आपकी तरफ आना चाहता हूं। मंच के सिद्ध हैं, मैं आप ही से जानना चाहता हूं, तमाम जगह, तमाम अनुभव, तमाम सारी चीजें, लेकिन ये जो पीड़ा देखी उसने कुछ व्यथित भी किया होगा, और आपका कवि मन जो है वो क्या बोला? सुरेंद्र शर्मा जी। मेरा मानना है कि 100 आंसुओं पर कविता लिखने से बेहतर है किसी एक के आंसू पहुंच दिए जाए। वो एक आंसू पहुंचना जो है सब पर भारी पड़ता है। और ओशो ने कहा था, जब आप हंसते हैं तो ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, और हकीकत में हंसते आप तब हैं जब किसी की तकलीफ में आप रोना चाहते हैं। अगर किसी की तकलीफ में आपको रोना नहीं आता तो आपको हंसने का हक नहीं दिया किसी ने। पर मैं अलग कहता हूँ, ओशो कहते हैं जब आप हंसते तो ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, और मेरा मानना है जब आप किसी को हंसाते हैं तो और यही प्रोग्राम का राइट। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं सुरेंद्र जी, चिराग जी, अनु खान साहब, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत मिसाल आपने कायम की है, और वही बात थी आज प्रोग्राम का जहां पे मैं नोट खत्म करना चाह रहा था, जहां पे लाना चाह रहा था, तो चलो किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए, जो सुरेंद्र शर्मा जी ने अपनी बात कही। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज अभी सिर्फ इतना, सोमवार को फिर होगी मुलाकात भैया जी कहीं में। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।